ओके, तो स्टार्ट करें। तो अभी ये टॉपिक डिस्कस करते हैं ना, पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, है ना जी। सर वो बुक पढ़ रही थी तो उसमें ना वो जो इक्विवेलेंस मैट्रिक्स और सिग्नल मैट्रिक्स किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है। मतलब आपने जितने बुक्स रिकमेंड किए थे उनमें से किसी बुक में नहीं मिला। हाँ, वो कहीं बस डेफिनेशन लिखा होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा होगा। तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, कुछ है ना नोट्स मिल जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी के लेक्चर नोट्स। आप जस्ट गूगल करो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस पीडीएफ, ऐसा कुछ बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे आपको किसी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही। जो नोट्स रहते हैं वो मिल जाते हैं। सिमिलर मैट्रिक्स तो मिल जाएगा, क्योंकि सिमिलर मैट्रिक्स जस्ट जहाँ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स डिफाइन होता है ना, उससे पहले डिफाइन कर रखा होगा। अब चेक करना जैसे सर नहीं तो सर वो ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर क्या है सर? लीनियर ऑपरेटर, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का ही है। सर वो सर मैंने दिया है ग्रुप में, आप देखिए वो टॉपिक उस पार्ट में। अच्छा, बुक्स में मिल जाता है, आप उसे जस्ट है ना, आप गूगल करो सिमिलर मैट्रिसेस पीडीएफ, तो आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे लेक्चर नोट्स क्लास किसी यूनिवर्सिटी के। तो अभी आपने जो भेजे हैं क्या है, सर डेफिनेशन देखिए सर और लीनियर ऑपरेटर। अरे तो ये एक्चुअली पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिफाइन करता है डायगोनलाइजेबिलिटी, बाद में मैट्रिक्स के लिए करता है। जो हमने पढ़ा है वो मैट्रिक्स के लिए पढ़ा है। क्योंकि कोई बुक ऐसा, कोई जो बुक्स आप देख रहे हैं वो बुक एक्चुअली जैम या गेट के लिए नहीं लिखा गया, कि स्पेशली गेट के लिए नहीं लिखा गया कोई बुक। तो वो है ना, बुक तो इन जनरल वो कॉन्सेप्ट लिखते हैं, वो सब कुछ लिखते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपके एग्जाम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उतना ही पढ़ना है। तो ये डिफाइन करा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ना, कि टी लीनियर ऑपरेटर मतलब वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एक्चुअली। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये आइगन वैल्यूज हैं, आइगन वेक्टर्स हैं। अच्छा, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, हाँ ये तो बस बता रहा है कि जो अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो हमेशा इंडिपेंडेंट ही होंगे, और इसीलिए वो जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होता है ना। तो इसमें क्या मतलब, क्या डाउट है? सर वो लीनियर ऑपरेटर वाला डेफिनेशन वही सर, मतलब अब लीनियर ऑपरेटर क्या है वही मुझे पता नहीं। तो आपके सिलेबस में भी नहीं है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर। अच्छा, ये आप फ्रीजवर वाली बुक देख रहे हैं ना, तो पॉलिनोमियल एफ टी इन पी एफ स्प्लिट ओवर एफ इफ देयर एग्जिस्ट दिस एंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ एनी डायगोनलाइजेबल लीनियर ऑपरेटर स्प्लिट्स। तो हर बुक का अपना लिखने का एक तरीका होता है ना। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट है वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ। बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा भी लिखी हैं, लेकिन और चूंकि सब थ्योरेटिकल है, प्रॉब्लम ये है कि वो ढंग के क्वेश्चन तो लिखते नहीं, एग्जाम में तो क्वेश्चन आता है और इन सब में वैसा क्वेश्चन भी नहीं होगा किसी भी स्टैंडर्ड बुक में, क्योंकि वो लोग मेनली कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और बेसिक छोटे छोटे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। लेकिन एंट्रेंस में तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वही आपको यहाँ सीखने की जरूरत है। तो वो किसी लेक्चर नोट से पता चल जाएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे हो जाएगा ना। तो मुझे भी, मैं भी कहीं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके सिलेबस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है ना। आपने एमएससी में जो सब पढ़े हैं तो सारे जरूरत नहीं है, सबकी जरूरत नहीं है मुझे गेट एग्जाम के लिए, है ना। वहाँ सिलेक्टेड टॉपिक्स है, इसलिए सिलेबस दिया है ना उन्होंने कि सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, इससे ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो आप बुक फ्रीजवर वाली देख रहे हो ना, हॉफमैन, ये है ना फ्रीजवर, हाँ दो ऑथर इसमें, लीनियर अलजेब्रा। तो उसमें इन्होंने लीनियर ऑपरेटर के लिए डिफाइन किया, बाद में फिर डायगोनल यहाँ डिफाइन किया होगा कि टी बीटा इज डायगोनलाइज डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। टी इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली, ऐसे लिखा हुआ टी और सफिक्स में बीटा होगा, एंड दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये उसके लिए डिफाइन करता है, आपको देखना तो पड़ेगा। ये कौन सा बुक है? बुक से सर सारे बुक्स तो लीनियर ऑपरेटर के ही काम कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए आपको क्या देखना है कि आपको इसलिए तो आप यहाँ पे हो ना, कि आपको बताओ क्या पढ़ना है, लेकिन तो आपको समझना पड़ेगा। जस्ट आप ऑनलाइन कंटेंट देख सकते हो जो आपको रेलिवेंट है मैट्रिक्स के लिए, है ना। जैसे अब वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई बुक पर्टिकुलर गेट के लिए नहीं लिखा है उन्होंने, तो ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा बुक, एक बुक जिसमें सारा कंटेंट जो गेट के लिए रिक्वायरमेंट है वो होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको डिफरेंट जगह पढ़ना है, आपको खुद डिसाइड करना होगा, अच्छा ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड है
जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम सिलेबस से रिलेटेड है, उस है ना, एक्स्ट्रा हम लोग नहीं, इसलिए मैं सिलेबस देख के पढ़ाता हूँ कि ज़्यादा क्यों ही पढ़ाना है, इतना आपको पढ़ने की इतनी चीज़ें कि ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे तो भी खत्म नहीं होगी। तो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, उसमें एंट्रेंस क्लियर करना है, तो उसमें जो सिलेबस है वही पढ़ना है आपको, ये चीज़ है, ठीक है ना। तो कोई बुक में नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन देख सकते हो, ठीक है। ठीक है। ओके चलिए, तो हम लोग आज क्या डिस्कस करते हैं कि, है ना, देखो सिंपल तरीका ये है कि आपको बस खुद से ये पूछना है कि जो सिलेबस के एक एक वर्ड है उसका डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले चीज क्या स्टार्ट करता हूँ, वो डेफिनेशन क्या है, सिंपल। अब बुक में पढ़ो, बुक में बहुत घुमा के लिखता है वो, पहले उसका प्रिलिमिनरी बताता है फिर जाकर वहां तक आता है। तो कई बार आप पूरा चैप्टर पढ़ जाते हो लेकिन आपको डेफिनेशन क्लियर ही नहीं होता है ना, क्योंकि वो पूरी स्टोरी पहले बताता है इस तरह से है। तो आपको जैसे यहाँ पे टू द पॉइंट पढ़ना है, जैसे हमने ये लिखा तो हमने सिंपल लिखा कि इक्विवेलेंस की डेफिनेशन क्या है। तो आप खुद से भी ये पूछो कि आपको क्या ये टर्म्स की डेफिनेशन क्लियर है, फिर उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो अभी ये वो गूगल का जमाना है, ऑनलाइन आप कोई भी टॉपिक पढ़ना है गूगल करो, उससे रिलेटेड बहुत सारे पीडीएफ्स आएंगे, आप देखो कौन सा रिलेवेंट है, उसके हिसाब से उसको एक बार रीड कर लो। और 10 एक ही टॉपिक अगर 10 अलग अलग पीडीएफ से पढ़ लिया आपको समझ आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। जो नहीं समझ रहा आप डिस्कस करो ये चीजें, है ना। तो इक्विवेलेंस का डेफिनेशन कल हमने लिखा था, इसके एक प्रॉपर्टी देखे थे कि इक्विवेलेंट मैट्रिसेस का रैंक सेम होता है, ये थ्योरम था। और डेफिनेशन ये था कि ए और बी, ए से अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के बी मिल जाता है तो ए बी सी इक्विवेलेंट है। सिमिलर में ये देखा था कि ए बी सिमिलर है अगर मुझे कोई नॉन सिमिलर मैट्रिक्स पी मिलता है जहां पे पी इनवर्स ए पी बराबर बी हो जाए तो ए बी आर सिमिलर, सॉरी हाँ ठीक है, सिमिलर मैट्रिक्स है ना। और यहाँ पे डायगोनलाइजेबल बस ये था कि वैसा मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है उसको हम बोलेंगे डायगोनलाइजेबल है। तो ये हमने कल डिस्कस किया था, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस किए थे। अभी इसी से रिलेटेड आता है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, है ना। आज मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं पहले यहाँ से ये डेफिनेशंस। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या सिलेबस में तो नहीं है? लिखा नहीं है लेकिन क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करने में यूज होगा। जैसे आज ही 6 to 7 क्लास में 2 क्वेश्चन आए थे उस पे, है ना। एक तरुण ने पूछा था, एक ना इन्होंने एक पूछा था, हाँ समीना आई थी ना उन्होंने। तो 2 क्वेश्चन आए थे वो, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल और ये जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है ये कैसे रिलेटेड है, तो उससे है ना वो डिसाइड होगा। तो वो हालांकि इसी से है ना, इधर आइगन वैल्यू और उससे रिलेटेड है, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं इसको पहले डिफाइन कर देता हूं और इससे रिलेटेड हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो एंट्रेंस निकालने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे फोकस करना है। मैं है ना बहुत जोर देता हूं कि एंट्रेंस निकालने के लिए क्वेश्चन ही आपको करने आने चाहिए। क्वेश्चन करने आने के लिए पहले आपको टर्म्स का जो टर्मिनोलॉजीज है, ये जो वर्ड्स लिखे हैं, इन हर वर्ड्स का आपको मीनिंग क्लियर हो, है ना। कई बार क्या होता है इनिशियली हम लोग बुक पढ़ लेते हैं, पूरा बुक कुछ क्लियर नहीं होता, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो आपको यहाँ सिलेबस और सिलेबस देखना है क्या इसका मीनिंग पता है कि नहीं पता है ना। जैसे अभी नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करूंगा, है ना। इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है तो आप खुद से पूछ सकते हो व्हाट इज इनर प्रोडक्ट स्पेस, क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट, तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर चीजें क्लियर है तो आपको खुद दिखेगा अच्छा इनर प्रोडक्ट का मतलब ये है
है ना। फिर आगे आता है कि ये ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन है। अभी इसका क्या रिलेवेंस है, ये क्या करता है, तो ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, हालांकि ये बाकी है ना। बाकी से हम डिस्कस कर चुके हैं, आइगन वैल्यू होता क्या है, आइगन वेक्टर होता क्या है, फिर इनमें रिलेशंस क्या है। तो ये सब आप खुद सिलेबस ले लेके आना, तो खुद से बातें करो या लिख के देखो एक एक टर्म के बारे में, रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। क्योंकि बुक पढ़ोगे, बुक में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको देखना आपकी क्या जरूरत है। आपकी जरूरत है सिलेबस और PYQs, ये तो मस्ट है। उसके बाद जितने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो उससे रिलेटेड जितने एग्जाम्स हैं उस सिलेबस, कॉमन सिलेबस पे, तो उसको सॉल्व करो क्वेश्चंस, और क्वेश्चन सॉल्व करके ही एग्जाम क्लियर होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपको, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो वो सब नॉलेज बेकार है ना। ये चीज़ है। तो ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आते हैं अभी इसके डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉजिटिव डेफिनिट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉजिटिव सेमी डेफिनिट, इसको डिफाइन करते हैं। फिर इनका प्रॉपर्टीज क्या होता है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, जो क्वेश्चन पूछा था इन्होंने इस पे, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है। और ये हालांकि इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी आएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म इनर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो ये है। फिर ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या होता है ना। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, ये देखना है आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव डेफिनिट से, है ना। है ना, तो सबसे पहली चीज आती है कि इसके डेफिनेशन क्या है ना, क्या मीनिंग है पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स का, डेफिनेशन क्या है बताइए आप लोग, कैसे डिफाइन करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म x ट्रांसपोज ax ग्रेटर देन 0। हाँ, तो सिंपल है कि कोई मैट्रिक्स है तो इसमें ये जरूरी है कि ये मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक होना चाहिए। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मेनली हम रियल की बात करेंगे अभी। तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, नहीं तो फिर हर्मिशियन के लिए बात करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स एंट्री लेंगे तो अभी मैं रियल मैट्रिसेस के टर्म में ही लिखूंगा डेफिनेशन। तो अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सो अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बोल दीजिए, नाम दे दिया ए मान लो। सो दिस इज पॉजिटिव डेफिनिट ना, पॉजिटिव डेफिनिट इफ एंड ओनली इफ x prime ax जी greater than 0। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Rn, अगर ए का ऑर्डर n क्रॉस n है तो Rn बट x इज नॉन जीरो, है ना। सो नॉन जीरो मतलब Rn माइनस जीरो लिख सकते थे, तो उसके लिए क्योंकि x को जीरो रखने तो जीरो ही हो जाएगा ना, तो x नॉन जीरो के लिए पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये तो डेफिनेशन है पॉजिटिव डेफिनिट का। और एक वर्ड आता है पॉजिटिव सेमी डेफिनिट, है ना। कैसे रिलेटेड है क्या डेफिनेशन है इसका, हाँ, तो ये जस्ट आपका ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हटा जाएगा, फिर हटा देंगे, तो ये जस्ट आपका आ जाएगा डेफिनेशन, है ना। तो ये डेफिनेशन हो गया कि सेम। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि a real symmetric matrix A is positive semi definite, ठीक है, positive semi definite if and only if this is more than equal to 0 for all x belongs to Rn, जहां पे A जो है मेरा n क्रॉस n का मैट्रिक्स, अभी मैं A जो ले रहा हूं ना, A is n क्रॉस n मैट्रिक्स, तो n क्रॉस n की रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास, ये तो हो गया डेफिनेशन। अब जैसे कोई मैट्रिक्स मुझे दिया और चेक करना है, तो ये से काफी डिफिकल्ट होगा ना इस तरह से चेक करना। तो डेफिनेशन से क्वेश्चन, जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन लिखूं मैं एग्जांपल के लिए, जैसे A है मान लो 1001, सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया मैंने। अब आपको चेक करना है कि ये पॉजिटिव डेफिनेट है कि नहीं है। हाँ हाँ, तो
तो हालांकि हमने वो थ्योरम नहीं देखा है ना, तो अभी अगर हम डेफिनेशन से ट्राई कर सकते हैं तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो जो x में लिख रहा था वो ऐसा होगा x1, x2, जो कि r स्क्वायर का मेंबर है ना, 2 एलिमेंट्स है इसलिए r स्क्वायर डायमेंशन 2 यहाँ पे हो गया, 2 क्रॉस 1 का ना, तो ये r स्क्वायर का मेंबर है। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप x ट्रांसपोज ax फाइंड करो, मैं जस्ट डेफिनेशन को एक बार बता रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या है ना, हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं, आइगन वैल्यू से आप देख लोगे या प्रिंसिपल है ना, क्या होता है प्रिंसिपल माइनर, उससे देख लोगे आप, ये है। तो यहाँ से x ट्रांसपोज का मतलब है x1, x2, ये मैट्रिक्स है, और यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो आप, दिस 1 0 0 1 एंड ये आपका x1 x2, ऐसे मैंने पहले बताया था क्या आएगा, तो ये आप जस्ट अगर मल्टीप्लाई करो, आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा जी, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर जी x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, 0 x1 x2 0 x2 x1, तो जस्ट आएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, तो ये आपका x ट्रांसपोज ax आ गया। और ऑब्वियसली आपको यहाँ क्या दिख रहा है, ये हमेशा मोर देन 0 होगा, हाँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r स्क्वायर एंड x इज नॉन जीरो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि a इज पॉजिटिव डेफिनेट, है ना, और पॉजिटिव डेफिनेट है तो ऑब्वियसली a इज आल्सो क्या लिख सकते हैं आप, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, है ना, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट भी होगी, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली मोर देन 0 है, तो मोर देन इक्वल टू 0 भी आप कर सकते हैं, हाँ है ना, चेक कर लो, ऐसा बोल सकते हैं। तो कॉन्वर्स का मतलब ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? कन्वर्स ट्रू नहीं है, यही ट्रू है, पॉजिटिव नंबर नॉन नेगेटिव भी होता है, ठीक है ना, एवरी पॉजिटिव नंबर इज नॉन नेगेटिव बट एवरी नॉन नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉजिटिव, चेक करो, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव सेमी डेफिनेट भी होगा, लेकिन पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो जरूरी नहीं है, क्योंकि मान लो सेमी डेफिनेट में आइगन वैल्यू 0 भी हो सकती है, हाँ। सर इसमें एक डाउट आ रहा था, जैसे अभी मतलब ये स्टेटमेंट जो आपने लिखी है, हाँ, ये तभी पॉसिबल होगा ना जब इक्वल टू 0 ले सकते हैं हम x को, नहीं जरूरी थोड़ी है, दो नंबर्स का स्क्वायर का सम हाँ, इक्वल टू 0 आएगा, तभी हाँ, हो सकता है ना था कि तो इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते थे, x ट्रांसपोज ax जो आपका अभी निकल के आया है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऐसा लिख सकते हैं, r स्क्वायर, यस सर, सीख तो है, तो हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, इनफैक्ट हमेशा होगा, जहां तुम ये बताओ अगर मैं ये लिख दूं 2 मोर देन इक्वल टू 0, ये गलत है कि सही है, सर सही है, सही है ना, तुम लिखो 2 मोर देन 0 तब भी सही है, तो पॉजिटिव डेफिनेट में आप ये करते हो, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में ये करते हो, तो 2 मोर देन इक्वल टू 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आइगन वैल्यू सारी पॉजिटिव हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मोर देन इक्वल टू 0 लिख सकता हूं उसको मैं, तो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हमेशा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा ही, बट सेमी डेफिनेट मे नॉट बी पॉजिटिव डेफिनेट, ये है, ठीक है, तो ये इन जनरल ट्रू होगा कि जो भी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्सेस हैं हमेशा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होंगे ही, कन्वर्स ट्रू नहीं है, सेमी डेफिनेट है तो जरूरी नहीं कि पॉजिटिव डेफिनेट होगा, पॉजिटिव डेफिनेट है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा, एवरी पॉजिटिव नंबर इज नॉन नेगेटिव बट एवरी नॉन नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉजिटिव, 0 इज नॉट पॉजिटिव बट 0 इज नॉन नेगेटिव, ठीक है, तो है ना, तो ये रिमार्क समझ सकते हो आप कि जैसे ये, हाँ, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना, एग्जाम्पल के लिए 0 मैट्रिक्स ले लो, ये क्या है, ये पॉजिटिव डेफिनेट है, मान लो ए ले लिया मैंने 0 मैट्रिक्स,
तो यहाँ x ट्रांसपोज ax अगर लिखोगे तो क्या आएगी? 0 हाँ, 0x1 स्क्वायर, ये 0 ही रहेगी हमेशा। तो इनफैक्ट ये इसको लिख सकते हो मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। बट इसको स्ट्रिक्टली मोर देन 0 नहीं कर सकता मैं, अगर x नॉन जीरो है तब भी पॉजिटिव कभी नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, बट इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, है ना, बट नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, तो ये जीरो मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा बट नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, है ना, क्योंकि मोर देन इक्वल टू 0 है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स, तो ये 0 इज मोर देन इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 तो है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें ये था कि नॉन जीरो x के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो नॉन जीरो x के लिए 0 ही रहेगा फिर भी। तो ठीक है, तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब मेनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम डेफिनेशन नहीं लगाते हैं ना, तो इसको हालांकि क्वाड्रेटिक फॉर्म इसी को हम बोलते हैं, है ना, तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसी का तो नाम है, हालांकि x ट्रांसपोज a y, है ना, जनरलाइज क्वाड्रेटिक फॉर्म ये होता है x ट्रांसपोज a y। अच्छा, x ट्रांसपोज a y लिखोगे तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस हो जाएगा ना x और y के बीच। ओके, फिर उसके हिसाब से ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं? कोई अगर मैट्रिक्स मुझे दे रखा है और मुझे चेक करना है कि पॉजिटिव डेफिनेट है कि नहीं है, तो कैसे, अगर लार्जर कोई मैट्रिक्स दे दिया, जैसे मान लो अगर मैं 3x3 का एक मैट्रिक्स दे दिया, तो कैसे चेक करोगे आप? किससे? हाँ, आइगन वैल्यू से। तो प्रिंसिपल माइनस से चेक करें। हाँ, तो जैसे आप रिजल्ट लिख सकते हो, है ना, तो एक तो है ना आइगन वैल्यू से, या हाँ जैसे बोलो माइनर से, तो पॉजिटिव डेफिनेट के लिए माइनर्स है ना, सेमी डेफिनेट के लिए कैसे चेक करेंगे कि उसकी? सर उसमें एक कोई भी अगर इक्वल टू 0 आ जाता है माइनर, तो वो सेमी डेफिनेट हो जाती है। कोई भी एक माइनर है ना, तो यस सर, एटलीस्ट वन होता है उसमें। हाँ, तो इसमें प्रिंसिपल जरूरी है, प्रिंसिपल तो हम पॉजिटिव डेफिनेट के लिए लेते हैं। जैसे चलो, ऐसे पॉजिटिव डेफिनेट तो होगा ही, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो उसमें कोई एक वो तो ठीक है। तो अगर मैं थ्योरम से लिखूं, जैसे मुझे चेक करना है, हम क्या करते हैं कि थ्योरम एक तो ये हो गया कि कोई मैट्रिक्स है असिमेट्रिक n क्रॉस n मैट्रिक्स A is पॉजिटिव डेफिनेट, शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ इसको, ना, सो मान लो PD लिख दूंगा आगे, पॉजिटिव डेफिनेट। तो कब होगा? इफ एंड ओनली इफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ A आर पॉजिटिव, है ना। एक तो ये थ्योरम हो गया, है ना, इस तरह का स्टेटमेंट ऑप्शंस में आ जाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ, है ना, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है कि अगर सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव डेफिनेट होंगी, वो सिमेट्रिक और रियल। मैं सारी जो भी थ्योरम लिख रहा हूँ अभी रियल के लिए लिख रहा हूँ, तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अच्छा, इसी थ्योरम का पॉजिटिव सेमी डेफिनेट वर्जन क्या होगा? हाँ हाँ, सर हमने लास्ट स्लाइड में क्या बोला था, पॉजिटिव डेफिनेट को हम पॉजिटिव सेमी डेफिनेट बोल सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हम 0 अगर इंक्रीज हो गया सर, तो ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, तो हम सेमी पॉजिटिव कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टेटमेंट है, और अगर आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव मींस इंक्लूड होना चाहिए, सो सेमी डेफिनेट कैसे होगा? जी जी, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें आइगन वैल्यू 0 होने के
तो इस थ्योरम को पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में क्या चेंज करना पड़ेगा, कहाँ चेंज करूं मैं, ये बोलना चाह रहा हूँ। एटलीस्ट वन आइगन नेगेटिव होना जरूरी है, मतलब नेगेटिव होना कंपलसरी है, सॉरी जीरो होना कंपलसरी है आइगन वैल्यू। एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू जीरो। नहीं हुआ तो वो पॉजिटिव डेफिनेट हो सेमी डेफिनेट नहीं है। अरे तो सेमी पॉजिटिव डेफिनेट सेमी डेफिनेट होता ही है, तो क्या दिक्कत है। अगर जीरो नहीं हुआ तो इसका मतलब थोड़ी है पॉजिटिव डेफिनेट सेमी डेफिनेट नहीं है, तो मतलब नहीं समझे नहीं आप लोग। अगर सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ फिर भी रहेगी। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कंफ्यूजन है कि हाँ कि मतलब अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो सेमी डेफिनेट भी होगा, सेमी डेफिनेट है तो उसमें क्या है कि आइगन वैल्यू यहाँ पे जीरो अलाउड है, बट अगर आइगन वैल्यू सारी पॉजिटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस थ्योरम का मैं कैसे लिखूं, तो यहाँ चेंजेस क्या होंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिस इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। अगर मैं ऐसा लिखता हूं पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, तो इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, चलो PSD लिख देता हूं, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, है ना। तो इफ क्या क्या चेंज आएंगे, बोलो चेंज क्या करूं, तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा जी, इसको जस्ट नॉन नेगेटिव कर दीजिए। तो पॉजिटिव नंबर्स आर आल्सो नॉन नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। यहां बस ये है कि एक जीरो भी अलाउड हो गया, बस ये है, यहां पे जीरो अलाउड नहीं है आइगन वैल्यू में कि पॉजिटिव ही होने चाहिए, यहां जीरो भी अलाउड है। तो बट कंपलसरी नहीं कि जीरो होना ही चाहिए, आइगन वैल्यू जीरो आएगा ही इसमें, तभी सेमी डेफिनेट होगा, है ना। तो अगर ऑप्शंस में है अगर पॉजिटिव डेफिनेट है सेमी डेफिनेट तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा वो, बट सेमी डेफिनेट है तो पॉजिटिव डेफिनेट आपको चेक करना पड़ेगा कब होगा। अच्छा एक थ्योरम भी है, मैं चलो पूछता हूं आपसे, चलो इसी में जी 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 a positive semi definite matrix A is positive definite। कोई पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स मैंने आपको दे दिया और मैं पूछ रहा हूं वो चेक करो कि पॉजिटिव डेफिनेट है कि नहीं। इफ एंड ओनली इफ, क्या लगता है आगे क्या कंडीशन आएगी? अ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स A is positive definite if and only if, बताओ। हाँ ठीक है, आइगन वैल्यू तो ठीक है सारी पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे एक कंडीशन सिर्फ इतना है कि डिटरमिनेंट ऑफ A इज पॉजिटिव, है ना, या A इज नॉन सिंगुलर, तो बात वही है, क्योंकि नॉन सिंगुलर कब होगा तो डिटरमिनेंट पॉजिटिव होगी। डिटरमिनेंट पॉजिटिव कब होगी? जब सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएंगे, है ना। तो ये रिजल्ट है, या वही बोल सकते हैं आप ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, या इन्वर्टिबल है। तो अगर A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो मतलब वो पॉजिटिव डेफिनेट भी है। पॉजिटिव डेफिनेट हमेशा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा बिना किसी कंडीशन के, लेकिन पॉजिटिव सेमी डेफिनेट पॉजिटिव डेफिनेट बन जाएगा अगर उसका डिटरमिनेंट पॉजिटिव है या वो नॉन सिंगुलर है ना। तो ये है A इज नॉन सिंगुलर या A इज इन्वर्टिबल, है ना, ये भी लिख सकते हो आप, क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट से हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनफैक्ट स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सारे। तो चलो तो अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट। तो ये तो हो गया आपका आइगन वैल्यू से रिलेटेड, कोई आपको हमने मैट्रिक्स दिया, आप आइगन वैल्यू निकाल के चेक कर दो। तो जैसे एक तरीका ये है कि आइगन वैल्यू, इस पे बेस्ड कुछ है ना एक क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूं। तो जैसे एग्जांपल के लिए है कि मान लीजिए मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, अब बताइए। क्वेश्चन है सेलेक्ट पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस। मान लो सिंपली जस्ट सो मान लो 0 0 0 1, मान लो ऐसा है। क्वेश्चन भी है 0 1 1 0।
ऑल ऑफ देम सर। चेक करो ध्यान से। चलो ये 1 कर दिया मैंने। सर सिर्फ ई वाली होगी। ठीक है ना, अब चेक कर लो आप बाकी लोग। तो अभी आपने थ्योरम देखा है, पॉजिटिव डेफिनेट पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ पॉजिटिव डेफिनेट पूछ रहा हूँ आपसे मैं। तो ऑल आइगन वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू निकालोगे 0 1 आएगी, तो ये तो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगा। यहाँ आइगन वैल्यू निकालो इसकी, तो इसका अगर तुम वैसे, मैं वो थ्योरी लिखाया नहीं हालांकि, तो अभी वो थ्योरी लिखाऊंगा इसका माइनस है ना, तो आइगन वैल्यू निकालोगे कहीं ना कहीं आई थिंक क्या आएगा, पॉजिटिव तो नहीं आएगा, ये तो आयोटा उल्टा प्लस माइनस आयोटा ऐसा कुछ आएगा शायद, हाँ। सर इसकी भी 1 0 ही आएगी। क्या आएगी, -1 0 आ रही, 1 और 0। अच्छा तो क्या आ जाएगा t² -1, नहीं एक मिनट, यहाँ तुम i माइनस अगर वो करोगे आप a माइनस लैम्डा i, तो क्या चेंज आएगा, प्लस माइनस 1 आ रहा है सर। +-1 ना, हाँ हाँ +-1, ओके। चेक करो एक बारी, i प्लस +-1 नहीं है ना, हाँ। तो एक नेगेटिव आइगन वैल्यू आ जा रही है, इसलिए ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं हो सकता। और यहाँ पे है ना, एक तो 1 और 0 ही आएगी, यहाँ भी आप चेक कर लो इसका क्या मिलेगा, तो इसका भी एक नेगेटिव आइगन वैल्यू आ जाएगी इसीलिए। और यहाँ पे क्या है कि हाँ ये पॉजिटिव डेफिनेट क्या D ई E है ना, हाँ सिर्फ E होगा, क्योंकि है ना बाकी में देखो नेगेटिव आइगन वैल्यू मिल जाएगी, तो 0 मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी, तो हमें सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। एक तरीका आइगन वैल्यू वाला है ना, एक मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आप आइगन वैल्यूज निकाल लो और चेक कर लो। तो यहाँ ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि है ना, यहाँ इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो, सब में इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है। तो एक क्राइटेरिया ये है चेक करने का, तो आइगन वैल्यू निकालना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो दूसरा तरीका आता है हमारे पास प्रिंसिपल माइनर वाला, है ना। तो ये थ्योरम क्या है कि क्या होगा कि n क्रॉस n रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स A, this is positive definite if and only if, क्या लिखते हो स्टेटमेंट, प्रिंसिपल माइनर्स की जो वैल्यू हैं वो क्या होंगी, सर सभी प्रिंसिपल माइनस ग्रेटर देन 0 होंगे, हाँ, तब पॉजिटिव डेफिनेट होगा। इफ एंड ओनली इफ लीडिंग, तो जो बुक में इस तरह डेफिनेशन रहता है, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स, अच्छा इस तरह डिफाइन कर रखा है। सो इफ एंड ओनली इफ लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स होंगे आर पॉजिटिव, है ना। एग्जांपल के लिए ये लीडिंग वो क्या होता है, तो उसमें जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे हाँ मतलब ये दैट इज मान लो A कोई मैट्रिक्स है, तो आपको देखना है 1 क्रॉस 1 का, फिर 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, यही ना, इस तरीके से। हाँ जी समीना, आपका माइक ऑन है। ठीक है, देखो तो यहाँ से है ये 1 क्रॉस 1 का जो हो गया, यहाँ से 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 एंड सो ऑन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ ऐसे बता रहा, ए जैसे मेरे पास था अभी, मान लो 1, ये जो लिख रहा था मैं 0 1 0 1 0, मान लो यही है, तो 1 क्रॉस 1 का माइनर ये 0 आ गया इसका, और 2 क्रॉस 2 का निकालोगे तो उसके डिटर्मिनेंट, मतलब मान लो मैं m1 बोल देता हूँ तत्काल, माइनर 1 क्रॉस 1 का, तो वैल्यू 0 आ गई। m2 निकालोगे तो ये इसका डिटर्मिनेंट निकालो 0 -1, तो -1 आ गई। तो ये मैट्रिक्स ना तो पॉजिटिव डेफिनेट है ना ही पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है ना।
तो हालांकि वर्ड आता है एक नेगेटिव डेफिनेट, नेगेटिव सेमी डेफिनेट, उसी का पैरेलल डेफिनेशन है, तो है ना। सो इसमें ये प्रिंसिपल माइनस की जो वैल्यू है इसकी वो 0 और -1 है, तो पॉजिटिव तो है नहीं, तो इसलिए ये पॉजिटिव डेफिनेट तो नहीं है, ठीक है। और इसी थ्योरम को अगर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट को लिखेंगे तो क्या होगा, इसी थ्योरम को क्या लिखना पड़ेगा मुझे, पॉजिटिव की जगह नॉन नेगेटिव यहाँ पे। यस सर। सर कोई भी मतलब एटलीस्ट 1 0 हो सकता है उसमें। हाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो अलाउड है, मतलब 0 भी अलाउड है यहाँ पे, ये चीज है। सेमी डेफिनेट के लिए 0 भी अलाउड है, 0 नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, बट हाँ 0 अलाउड है वहां पे, कि जस्ट ये पॉजिटिव जो है ये आपका नॉन नेगेटिव चलेगा, सो नॉन नेगेटिव, ये चीज मतलब यहाँ 0 इंक्लूड कर दिया जस्ट हमने, कि जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनस है वो नॉन नेगेटिव होंगे, बट ये हमेशा वर्क करता है सेमी डेफिनेट के लिए। जैसे आई थिंक इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं हो सकता जिसमें प्रिंसिपल माइनर जो है वो तो तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा लेकिन कोई आइगन वैल्यू 0 हो जाए, ऐसा हो सकता है? सर फिर तो दोनों जो स्टेटमेंट्स अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मतलब ये बोल रहा हूँ कि अगर वो 0 आ जाए और आइगन वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ऐसा हो, अच्छा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, ये तो ओके है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव है तो सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। यहाँ पे 0 के लिए बस बोल रहा हूँ कि ऐसा हो कि उसकी वैल्यू 0 हो और आइगन वैल्यू वो आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। मतलब तुम ये बोल रहा हूँ कि बुक में कहीं ये वाला थ्योरम मिला, ये तो मिल जाएगा तुम्हें थ्योरम, ये थ्योरम बुक में है, ये थ्योरम चेक करो, ये तो मिल जाएगा बुक में इजीली, ये थ्योरम मैंने मतलब मुझे याद नहीं है किसी बुक में डायरेक्टली लिखा हो कि डायरेक्टली ये लिखता हो, है ना, कि नॉन नेगेटिव प्रिंसिपल माइनस होंगे तो वो सेमी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा। यहाँ मैं क्या लिख रहा था, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट लिख रहा था, तो यहाँ पे मुझे चेंज करना है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, ठीक है। ठीक है, और क्राइटेरिया लिखते हैं, और क्या क्राइटेरिया है, तो जैसे कोई 3x3 के मैट्रिक्स मान लो, चलो एक मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ, अब बताइए ये पॉजिटिव डेफिनेट है कि नहीं है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए 2 है, -1 0 -1 2 -1 एंड बोल रहा है कि 0 -1 2, क्या ये पॉजिटिव डेफिनेट है, ये मैट्रिक्स जो लिखा हमने? यस सर, पॉजिटिव डेफिनेट है ना, यहाँ से क्या करेंगे आप, प्रिंसिपल माइनस चेक कर लीजिए, तो M1 मतलब ये 1 × 1 का, जिसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, M2 2 × 2 का ले लो, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, तो आएगी 4 - 1 3 आ जाएगी, M3 तो M3 मतलब इस पूरे का डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, है ना, तो डिटर्मिनेंट निकाल लो, कितना है डिटर्मिनेंट, ये तो सिमेट्रिक है ना, हाँ सिमेट्रिक तो है, निकाल डिटरमिनेंट, ऐसे ही बता दिए पॉजिटिव है, कैसे पता चला? सर वो पूरा नहीं सॉल्व किया, मतलब पूरा ऐसा एक ही। अच्छा ठीक है, बट पॉजिटिव आएगा ना, हाँ यस पॉजिटिव आएगा। ओके
ठीक है, तो ये देख लो कोई भी जो भी होगा पॉजिटिव नंबर आएगा ये भी, तो सारे प्रिंसिपल माइनस पॉजिटिव। ट्रांसफर पूरा आया है सर, कितना आया है? 4। 4 आया है। अच्छा, तो ये आपका जैसे 4 आ गया, तो इसका मतलब है कि A जो है इज पॉजिटिव डेफिनिट, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और पॉजिटिव डेफिनिट है। ओके, अब आगे अच्छा ये बताओ, एक रिजल्ट जैसे लीनियर अलजेब्रा का ये है कि मैट्रिक्स का मतलब कि लेट ए बी एनी, मैं सिमेट्रिक नहीं बोल रहा हूं, एनी n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स या एनी स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो, है ना, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, then what can you say about this matrix B जो है A ट्रांसपोज A, ये क्या होगा हमेशा? अच्छा, एक तो याद आया मुझे, ये रैंक A और रैंक ऑफ A ट्रांसपोज A, इन दोनों में क्या रिलेशन है? इक्वल टू होगा सर, है ना, तो ये तो चलो ये याद आया, ऐसे इक्वल है। इसमें क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन दे रहा हूं, A ट्रांसपोज A क्या होगा? हमेशा सिमेट्रिक होगा, है ना। तुम B का ट्रांसपोज निकालो, क्या वो B के इक्वल आएगा? क्या B ट्रांसपोज B के इक्वल होगा? यस सर होगा, है ना, अगर आप B ट्रांसपोज निकालोगे तो वो, है ना, ये इधर जाएगा ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A ही हो जाएगा। तो ये बोलना चाहता हूं, दिस इज ऑर्थोगोनल अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल का पता नहीं, सिमेट्रिक जरूर होगा, है ना, ये है, तो ये हमेशा सिमेट्रिक होगा एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, इसको हम आगे यूज करेंगे अभी, है ना, ये यूज होगा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में, है ना, ये यूज होगा। सॉरी, मतलब सिंगुलर, अभी हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में यूज करेंगे अभी हम इसको, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में। पर क्यों नहीं होगा ऑर्थोगोनल? ए ट्रांसपोज ए आई हो जाएगा तो फिर तो ऑर्थोगोनल ही होगा। आई कहाँ हो जाएगा? कैसे पता आपको आई हो जाएगा? मतलब कंफर्म नहीं है, मतलब बी को हम आई से लिख सकते हैं। नहीं नहीं, हम बी की बात कर रहे हैं कि बी मैट्रिक्स क्या होगा, दोनों बी हमेशा सिमेट्रिक होगा, है ना, आप चेक कर सकते हो, बी का ट्रांसपोज हमेशा बी के इक्वल आएगा, इसीलिए। ओके, तो ये चलो अभी ऐसे ही आया। अच्छा, इससे याद ये आया मुझे कि जैसे मान लो इसके टर्म में एक क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है? अगला रिजल्ट जो है, एक तो डिसाइड करना है, डेफिनेशन देखा हमने, आइगन वैल्यू के थ्रू या प्रिंसिपल जो माइनर्स है उसके थ्रू, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर के थ्रू, या अगला जो रिजल्ट है एक थ्योरम होता है कि यहां पे है n क्रॉस n रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी, तो क्या होगा? is positive definite if and only if there exists a singular matrix, non-singular ना, there exists a non-singular matrix, so there exists a non-singular matrix P such that, so there exists a non-singular matrix P such that, क्या होगा बताओ? A और P के साथ क्या रिलेशन? मान लो ये मैट्रिक्स A बोलता हूं मैं, है ना, A जो है इज क्या होना चाहिए? क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव डेफिनेट होगा ये, याद है किसी को? तो ये P कोई नॉन सिंगुलर है, मतलब P का डिटरमिनेंट पॉजिटिव है या P इनवर्टिबल मैट्रिक्स है,
तो हम बोलेंगे ए पॉजिटिव डेफिनेट होगा इफ एंड ओनली एक ऐसा मैट्रिक्स मुझे P मिल जाए इस तरीके से कि A P ट्रांसपोज P के इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव डेफिनेट है। तो कभी ऐसा हो कि P कोई मुझे पता है कि नॉन सिंगुलर है, P का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव क्यों बोलता हूँ मैं ना, नॉन नेगेटिव मतलब नॉन जीरो है ना, नॉन सिंगुलर लिखा ना मैंने, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट P का नॉन जीरो है मतलब, तो P का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ऐसा, या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P मिल रहा है मुझे कि P ट्रांसपोज P A के इक्वल आ जाए, तो A पक्का पॉजिटिव डेफिनेट होगा। अब इसका पॉजिटिव सेमी डेफिनेट वर्जन क्या बनेगा थ्योरम का, क्या चेंजेस आएंगे, आइडिया है किसी को? देखो इसी थ्योरम का पॉजिटिव सेमी डेफिनेट वर्जन क्या होगा? डिटरमिनेंट जीरो, तो यहां पे ये नॉन सिंगुलर हट जाएगा, देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स, है ना, तो ठीक है, मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स ऐसा मिल जाए, जरूरी नहीं है कि वो इन्वर्टिबल हो, कोई भी एक मैट्रिक्स मिल जाए, तो an n cross n real symmetric matrix A is positive semi definite, positive semi definite if and only if there exists a matrix P, कोई भी एक मैट्रिक्स मुझे P ऐसा मिल जाए, कोई भी, यहाँ इन्वर्टिबल होने की जरूरत नहीं है, पिछले थ्योरम में इन्वर्टिबल होना जरूरी है, तो अगर P इन्वर्टिबल है तो A पॉजिटिव डेफिनेट होगा, और P इन्वर्टिबल हो या ना हो, इन जनरल कोई भी एक मैट्रिक्स मिल जाए, तो इन्वर्टिबल नहीं भी है तो उस केस में अगर ऐसा A को लिख पाते हैं इसका मतलब है A इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे so A is P transpose P, so n cross n मैट्रिक्स है, ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा if and only if there exists a matrix P such that if you write A is equal to P transpose P, है ना, हालांकि रैंक P का और A का इक्वल रहेगा, रैंक A का और P का यहाँ इक्वल रहेगा, है ना, जो कि P इन्वर्टिबल है, यहाँ A भी इन्वर्ट, अगर P जो है तुम्हारे पास क्या है, सिंगुलर क्यों होना पड़ेगा, आप लोग क्यों रट्टा मारते हो, सिंगुलर होना ही पड़ेगा, क्यों होना पड़ेगा, सिंगुलर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज है, इसमें क्या डिफरेंस है, बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन अलाउड है, यहाँ पे फिर से P अलाउड है कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो, अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है, तो भी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा। हाँ तो पॉजिटिव डेफिनेट है तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट तो है वो, तो ऐसा क्या आप ऐसा बोलेंगे पॉजिटिव सेमी डेफिनेट नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं आप? जैसे एग्जांपल के लिए अभी पिछला एग्जांपल डिस्कस किया, हमने लिखा ये पॉजिटिव डेफिनेट है, तो क्या इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट नहीं है? लेकिन कंडीशन पे पॉजिटिव सेमी डेफिनेट के लिए तो ये है तो वो उसी में कंफ्यूज हो रहा है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आप? मैंने शुरू में ही लिख दिया है कि ऑल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस आर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, क्यों कंफ्यूज होना है? अगर कोई पॉजिटिव डेफिनेट है तो गारंटी है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा ही वो, क्यों कंफ्यूज होना है? ऑप्शंस में अगर आता है कि इस मैट्रिक्स में पॉजिटिव सेमी डेफिनेट तो एक ही ऑप्शन अगर करेक्ट करना है तो कौन सा करना है? वो पढ़ा लिखा आदमी क्वेश्चन बनाता है तो वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, वो जो क्वेश्चन बनाते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं तो उनको भी पता ही है थ्योरम, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि सिंगल करेक्ट है और मोर देन वन करेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर अगर पॉजिटिव डेफिनेट है और ऑप्शन में पॉजिटिव सेमी डेफिनेट भी लिखा है तो सेमी डेफिनेट वाला भी करेक्ट होगा और डेफिनेट वाला भी करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव डेफिनेट है एक ऑप्शन, पॉजिटिव सेमी, हाँ ये अलग बात है कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो, ऐसा मैट्रिक्स है जो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा बट पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगा, ऐसे हो सकते हैं, बट जो पॉजिटिव डेफिनेट है तो पक्का पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा, क्या दिक्कत है? यहाँ मैं लिखा हूँ जैसे पॉजिटिव डेफिनेट है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पे, क्यों कंफ्यूज होना है इसमें? तो आपको रिजल्ट याद रखने हैं, डेफिनेशन याद रखना है,
सो ए पॉजिटिव डेफिनेट है तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट भी है, क्या दिक्कत है? ये इंप्लाई कर रहा है, ये थोड़ी है कि पॉजिटिव डेफिनेट हो गया तो सेमी डेफिनेट नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। हाँ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो इट मे बी दैट इट इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, वो हो सकता है ऐसा। तो यहां जरूरी थोड़ी है कि P का डिटरमिनेंट 0 ही होगा, यहां P का डिटरमिनेंट 0 होना अलाउड है कि यस इफ इट इज डिटरमिनेंट 0 इट्स ओके, बट इफ इट इज नॉट स्टिल इट इज ओके। ठीक है, तो यहां बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड हो रहा है, यहां पॉजिटिव सेमी बस क्या हो रहा है कि एक एक्स्ट्रा कंडीशन मतलब एक एक्स्ट्रा अलाउड है वैल्यू कि ओके इट कैन टेक वैल्यू 0, है ना, जो डेफिनेशन था, डेफिनेशन से आपको रिलेट करना है जस्ट क्या। और सर ये पूछना है यहाँ पर जैसे आपने बोला सेकंड थ्योरम में डिटरमिनेंट 0 हो सकता है, डिटरमिनेंट नहीं 0 नहीं भी हो सकता है। एक एग्जांपल आ जाता है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है और जिसका डिटरमिनेंट नॉन 0 है, तब भी कैसे होगा? तो डेफिनेट बन जाएगा। हाँ वो लिखा था ना हमने वहां पे कि कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है और उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो वो पॉजिटिव डेफिनेट है। ठीक है जी, तो आगे देखिए तो ये तो ये हो गया इसके थ्रू कोई ऐसा मैट्रिक्स P मिल जाए जिससे आप P ट्रांसपोज P एक इक्वल आ जाए। तो अगर P यहाँ नॉन सिंगुलर है तो A गारंटी है कि वो पॉजिटिव डेफिनेट ही होगा, तो डेफिनेट होगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव सेमी डेफिनेट भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये है कि अगर P का डिटर्मिनेंट P कोई भी मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट 0 भी है तो देन A विल बी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट ही होगा, तो डेफिनेट नहीं हो पाएगा। अगर पॉजिटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां बस लेगा देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स, यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है P पे, बट कोई भी एक मैट्रिक्स मुझे ऐसा P मिल जाए P पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हाँ वो स्क्वायर होगा उस तरह से कि P ट्रांसपोज P एक इक्वल आ जाए, तो हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा। ठीक है, जो अगला रिजल्ट है, सो नेक्स्ट रिजल्ट जो है आपका क्या क्या आपकी आवाज कम आ रही है, आपके पीछे की आवाज ज्यादा आ रही है बैकग्राउंड में, आप माइक को पास लगा थोड़ा जोर से बोलो, क्लियर सुनाई नहीं दे रहा। ठीक, अब चैट में लिख सकते हैं ना, अब चैट में लिख के बता सकते हैं अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म तो आपने देख लिया क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर डिफाइन करना हो तो हालांकि ये जो डिफाइन हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू ही डिफाइन हुआ है ना, तो इसी का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्म, है ना ऐसे तो, लेकिन अगर अलग से डिफाइन करना चाहोगे वो डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। सो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स का डेफिनेशन क्या है ना, अगर लिखो आप, तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो इनर प्रोडक्ट में हम आएंगे x ट्रांसपोज ay के लिए, अभी इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है वो तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म का डेफिनेशन क्या है। सो हाउ डू यू डिफाइन क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो हमारे पास क्या चाहिए उसके लिए, कोई मैट्रिक्स चाहिए है ना, और क्या लिखो डेफिनेशन, सो
तो द क्वाड्रेटिक फॉर्म associated with क्या, कौन से यहाँ मैट्रिक्स अलाउड है? सिंगुलर भी अलाउड है, हाँ है ना, विथ अभी रियल मैट्रिक्स है ना, रियल n क्रॉस n मैट्रिक्स A is defined as, तो ये एक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है? एक फंक्शन है, कहां से कहां तक? Rn to R, दिस जहां पे Qx की जो वैल्यू होगी, मान लो मैट्रिक्स A के थ्रू, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स A, तो डोमेन इसका Rn है, तो ये इक्वल होता है x ट्रांसपोज Ax के, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का डेफिनेशन है जिसके थ्रू हमने पॉजिटिव डेफिनेट या पॉजिटिव सेमी डेफिनेट डिफाइन किया है ना, इसके हेल्प से। जैसे अब इसमें क्या होता है मेनली कि आपके पास एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखूं कि हमारे पास A कोई मैट्रिक्स है A B C D और x आपके पास है x1, x2 जो कि R² का मेंबर है, ये 2 क्रॉस 2 है ना। तो यहाँ पे x ट्रांसपोज Ax किसके इक्वल आएगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो है ना, एक जो क्वेश्चन आपने भेजा हुआ है समीना, आपका इसी पे बेस्ड है ना। देखिए आते हैं यहाँ पे जो आपने डाउट भेजा हुआ है, तो ये जस्ट क्या इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे x ट्रांसपोज Ax आपका आ जाएगा Ax1 स्क्वायर प्लस Bx1 x2 प्लस क्या होगा आगे, यहाँ पे आएगा आपके पास प्लस C x2 x1 प्लस Bx2 स्क्वायर, यही है ना 2 क्रॉस 2 के लिए, यही क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगी यहाँ पे। और अगर कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप, तो ऐसा है Ax1 स्क्वायर प्लस B प्लस C टाइम x1 x2 प्लस Bx2 स्क्वायर, इन जनरल यही बनाएगा। और है ना, वहां पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स था जो यहाँ हम डिफाइन कर रहे थे, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। सिमेट्रिक में फायदा ये है यहाँ पे कि आपका यहाँ पे सिमेट्रिक होगा तो B और C इक्वल होगा, और B और C इक्वल होगा तो यहाँ पे ये 2 भी बना देगा, ये चीज है। तो हाँ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे अगर 3 क्रॉस 3 का है तो वैसे लिख सकते हैं आप सेम 3 क्रॉस 3 में। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए ये आपके पास अगर कोई नंबर है लेट्स से ABCDEF मान लो GHI, तो यहाँ से भी लिखा जा सकता है। तो इसके लिए जो आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म वो क्या आएगा, Ax1 स्क्वायर है ना, ऐसे ही Bx1 x2 Cx1 x3, फिर ऐसे होगा Dx2 x1 Ex2 स्क्वायर प्लस F x2 x3 प्लस G x1 x3, सो G टाइम x1 x3 प्लस में आ जाएगा आपके पास एंड दिस यहाँ से G प्लस क्या होगा आगे H टाइम x3 x2 और I टाइम x3 स्क्वायर, इस तरीके से। तो सिंपली आप किसी मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म उसका लिख सकते हो आप, x ट्रांसपोज Ax की वैल्यू, तो सिंपलीफाई करके अब यही आएगा आपके पास। तो यहाँ पे जो x है, ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें मजे की बात क्या है कि अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे हम लिख रहे थे अभी,
आपकी आवाज सुनाई दे रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। सर क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये मैट्रिक्स शुड बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहाँ पे बी और डी अलग-अलग एलिमेंट हो गए ना सर, सेम होना चाहिए। नहीं तो मैंने सिमेट्रिक थोड़ी लिखा है, मैं तो इन जनरल डिफाइन किया हूँ, मैंने सिमेट्रिक तो डिफाइन नहीं किया है। और हाईएस्ट डिग्री तो हमेशा हाईएस्ट ही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, हमेशा 2 ही होगा। हाँ, हाईएस्ट डिग्री 2 ही होगी, ये 2 ही होगी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे थे ना, जैसे ये लिख रहे थे x ट्रांसपोज a, तो ये तो चलो यहाँ पे इजीली आ जाएगा, ऐसा था। और इसकी एक थ्योरम ये है, एक और रिजल्ट है इसमें, है ना। तो रिजल्ट ये कहता है कि, मैं इधर लिखता हूं, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं लेकिन आप एक लिख सकते हो यहाँ पे। थ्योरम जो है ये कि पॉजिटिव डेफिनेट का, है ना, प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स फंक्शन के थ्रू। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि एक असिमेट्रिक रियल n क्रॉस n मैट्रिक्स A is positive definite if and only if। तो यहाँ पे एक जो रिजल्ट है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है x ट्रांसपोज ax, अच्छा इनिशियली जब हमने डिफाइन किया इसको, क्या डिफाइन किया, मोर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Rn वेयर x इज नॉन जीरो। यहाँ पे दिस इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है, और देखो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होने का फायदा ये है कि इसके पास यूनिक मिनिमा होगा, द पॉइंट ऑफ मिनिमा यूनिक होगा। कॉन्वेक्स फंक्शन आपको पता ही होगा, कॉन्वेक्स फंक्शन हमने लिखा था जब हम इनिशियली पढ़ रहे थे, है ना, जेनसेंस इनइक्वालिटी में ये वर्ड आता है, कॉन्वेक्स फंक्शन आता है, तो वहां पे है ये ना। तो मतलब ये हो गया, दैट इज, सो यहाँ कहने का ये मतलब है कि QX आपका है x ट्रांसपोज AX, तो ये QX सेटिस्फाई करेगी इस कंडीशन को, लैम्डा x प्लस 1 मतलब लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 मान लीजिए ऐसा है। तो ये जो क्वांटिटी क्या होगी, नहीं कॉन्वेक्स फंक्शन में क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। हाँ एक तो वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल है तो वो होगा, लेकिन वो तो जनरली तब होता है जब सिंगल वेरिएबल फंक्शन है। ये तो यहाँ पे मोर देन 1 वेरिएबल है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे x वेक्टर है, x1 x2 xn, ये मोर देन 1 वेरिएबल होगा इसमें। तो ये डेफिनेशन होगा लेस देन इक्वल टू, वरना एक्चुअल डेफिनेशन क्या था, ये था ना, जैसे x स्क्वायर टाइप का फंक्शन है, तो इसमें क्या होता है कि ये फंक्शन का इमेज ज्यादा होगा, है ना, इमेज ऑफ द फंक्शन इज मोर देन इक्वल टू, मैं ये पूछ रहा हूँ इसमें क्या रिलेशन होता है, दिस एंड QX लैम्डा टाइम QA एट x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम QA एट x2। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बीच में क्या होगा, मोर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। तो ये जो इमेज है ना, उस पॉइंट का, लाइन का इमेज जो है ज्यादा होगा देन, कम होगा, इन दोनों पॉइंट से आपने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, और तो ये लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है ना, लेस देन होगा, हाँ, क्योंकि ये जो चीज है दिस रिप्रेजेंट द लाइन एक्स एक्सिस पे, उसका इमेज लेंगे तो ये आएगी, और ये बता रहा है इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ये है। आपने कोई गलत पिक्चर लिया नहीं, हाँ वो तो अपवर्ड होता है, मतलब उसका, हाँ तो अपवर्ड ही तो बनाया हूँ, ये x स्क्वायर बनाया हूँ, देखो ना, अपवर्ड ही तो बनाया है। वो क्या होता है, मतलब चलो यही तो है x स्क्वायर। तो ये जो है ये लेफ्ट साइड है, ये जो बॉटम है ना, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ लेस देन होगा, इस तरह सेटिस्फाई कर रहा होगा ये,
सर लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही दिख रहा है कॉन्वेक्स फंक्शन। कहाँ पे? सर गूगल पे क्या लिखा है, पढ़ो। वहीं से पिक्चर का बैकग्राउंड बोल रहे हैं। क्या पिक्चर लिखा है बताओ, भेजो उसको। क्या पिक्चर दिख रहा है आपको? अपवर्ड शेप ही तो होगा, सारे शेप अपवर्ड होंगे। मतलब उसका वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है मतलब। क्या प्रॉब्लम हुई तो बता रहा हूँ, कॉन्वेक्स फंक्शन ये होगा, कॉन्वेक्स को ही कनकेव अप बोलते हैं। वहां लिखा होगा कनकेव अप, जो कन्वेक्स फंक्शन को ही कनकेव अप बोलते हैं। और कनकेव डाउन जो होता है वो हम लोग कॉनकेव फंक्शन बोलते हैं, उसको बोलते हैं। तो कनकेव अप जो होता है वो कॉन्वेक्स फंक्शन होता है। अगर डिफरेंशिएबल है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन हमने देखा था कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। डिफरेंशिएबल है तो, इफ एंड ओनली इफ होता है ना, कि अ फंक्शन fx इज कॉन्वेक्स फंक्शन इफ एंड ओनली इफ डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। बट यहाँ पे कंडीशन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तब ये थ्योरम वैलिड होगा। एनीवे तो ये तो एक थ्योरम हो गया कि जस्ट दिस इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन, है ना। और इसमें कॉन्वेक्स है ना तो यूनिक मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, इट विल हैव यूनिक पॉइंट ऑफ मिनिमा। जो भी कॉन्वेक्स फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली कॉनकेव, यहाँ इक्वलिटी हटा रखा है, देखो इक्वलिटी हटा दिया हमने क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया ना, तो स्ट्रिक्टली नहीं होगा तो इक्वलिटी भी होता है, स्ट्रिक्टली है तो इक्वलिटी नहीं होगा, तो इस तरह से। ठीक है, ये थ्योरम हो गया। अभी थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कीजिए सर, हाँ सर ग्रुप चेक कीजिए। क्या डाउट है इसमें? कॉन्वेक्स अपवर्ड फंक्शन, ये कहाँ देख रहे हो आप? ये गलत सलत पढ़ रहे हो, ये फंक्शन कॉन्वेक्स है ही नहीं। तो वही तो बोल रही हूँ, मतलब कहीं पे ये दिखा रहा है, कहीं पे आप जो जगह वो ही दिखा रहा है, मतलब गूगल पे एक ही जगह पे बहुत सारे ऐसे दिख रहे हैं। तो गूगल पे आप गलत अपलोड कर दोगे, गलत हो जाएगा, उसमें क्या है? आप डेफिनेशन याद, हमने डेफिनेशन तब भी डिस्कस किया था जब हम लोग जेनसन्स इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे, तो कंफ्यूज क्यों? एक चीज को आप याद रखो, है ना, वो चीज है। चलो आगे देखते हैं। तो अब अगला रिजल्ट क्या है जिसपे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म पे, जैसे अभी है ना ये जो आज क्वेश्चन ग्रुप में एक भेजा हुआ है मैंने, उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि मान लो एक थ्योरम जैसे लिख देता हूं मैं, कि लेट A be a real symmetric matrix, n क्रॉस n मैट्रिक्स ले लीजिए, है ना, with eigen values lambda 1 more than equal to lambda 2 more than equal to lambda 3 more than equal to lambda n। n आइगन वैल्यूज है, इस तरह हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मतलब क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे तो हो गया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लैम्डा n। अब होता क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये सिमेट्रिक n क्रॉस n मैट्रिक्स है। अगर आपसे पूछा जाए देन, है ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, गेट में भी नेट में भी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x ट्रांसपोज ax इक्वल क्या होता है, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x ट्रांसपोज ax किसके इक्वल आएगा? मैक्सिमम लैम्डा n होगा। क्या होगा? लैम्डा n, मैक्सिमम लैम्डा n क्यों होगा? लैम्डा तो सबसे छोटी है, सॉरी लैम्डा 1, है ना। तो यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू x ट्रांसपोज ax की आएगी
वो हाईएस्ट आइगन वैल्यू मैंने जो लिया इस ऑर्डर में लिया ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये लैम्डा एन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से लैम्डा 1 मोर देन इक्वल ऐसे अरेंज किया हमने। सो ये आ जाएगी, है ना। इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन उन्होंने भेजा हुआ है ग्रुप में, जस्ट जो समीना ने भेजा हुआ है वो इसी कॉन्सेप्ट पे है ना। जी देखिए आपको समझ आ जाएगा अब। तो इसमें है कि सिंपल हाँ कौन सा ऑप्शन ट्रू है बताइए। जो पहला क्वेश्चन आपका है मतलब गेट 2019 का क्वेश्चन है ये, इसमें क्या लगता है क्या करेक्ट होगा? देखिए आप क्या लिखा हुआ है, देखो आप लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर है 5 ग्रुप में, देखो आप ये आया हुआ है गेट ST 2019 में। क्या पूछा हुआ है आपसे कि ए बी एन क्रॉस एन पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स विथ आइगन वैल्यू लैम्डा, सेम जो मैंने अभी लिखा ना कि लैम्डा 1 मोर देन इक्वल टू लैम्डा 2 मोर देन इक्वल टू लैम्डा n, इस ऑर्डर में है। एंड अल्फा मैक्सिमम डायगोनल एंट्री है। अच्छा अल्फा जो है डायगोनल एंट्री मैक्सिमम है। वी कैन फाइंड अ वेक्टर x सच दैट x ट्रांसपोज x इज 1। अच्छा तो ये बोल रहा है कि x ट्रांसपोज x 1 है। ओके तो बोल रहा है कि x ट्रांसपोज ax क्या होगा? तो नॉर्म x मतलब x यूनिट वेक्टर है यहाँ पे, है ना। x आई थिंक ये रेस्ट्रिक्शन आएगा इस पे। x ट्रांसपोज ax लैम्डा 1 से ज्यादा होगा। तो दिख तो रहा है इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है ना, कि x ट्रांसपोज ax की वैल्यू जो होगी ये मोर देन इक्वल टू लैम्डा n लेस देन इक्वल टू लैम्डा 1। देख लीजिए ये ऑप्शन, ओनली सी होगा। हाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन ही है ना। हाँ सर, सी ऑप्शन ही करेक्ट है इसका। इससे सेमी पॉजिटिव डेफिनेट करना वैसे भी नहीं है। हाँ मतलब वही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो सेमी पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक ही होगा ये भी, क्योंकि जो भी पॉजिटिव डेफिनेट है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। फिर अल्फा का क्या रोल है सर यहाँ पर कि डायगोनल में अल्फा से पॉजिटिव? वो तो ऐसे लिख दिया आपको, ये x ट्रांसपोज ax बोल रहा है n अल्फा से ज्यादा होगा, तो अल्फा तो मैक्सिमम एंट्री है, तो n अल्फा ट्रेस क्या होता है इसका, ट्रेस है ना सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, तो ये n अल्फा तो हाईएस्ट है, तो n अल्फा ज्यादा तो नहीं होगा। तो उसने बस आपको ऑप्शन बनाने के लिए अल्फा इंट्रोड्यूस किया है इस क्वेश्चन में। हाँ n अल्फा से लेस जरूर होता, मोर तो नहीं होगा x ट्रांसपोज ax, है ना, क्योंकि सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू ट्रेस होगी और अल्फा मैक्सिमम डायगोनल एंट्री है, तो n अल्फा से ट्रेस इसका n अल्फा से कम ही होगा, तो n अल्फा ज्यादा तो नहीं होगा, इसलिए गलत है ये, तो उसका कोई रोल नहीं है। नहीं वो पूछ रहा है कि ऐसी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगी, वो आपसे थोड़ी बता रहा है कि फाइंड करो, बोल रहा है कि ऐसा कोई मिल जाएगा जिसके लिए वैल्यू इस बीच में होगी, तो x ट्रांसपोज x ये बता रहा है कोई ऐसा वेक्टर, मतलब इसको होता है यूनिट वेक्टर ना, मतलब उस तरह से x ट्रांसपोज ax 1 होने का क्या मतलब है, नॉर्म x, इसको नॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हो आप, नॉर्म x स्क्वायर इज 1, तो नॉर्म x 1 हो जाएगा, ये इनर प्रोडक्ट में ये नोटेशन आएगा, तो वहां पे ये है, तो मतलब ये यूनिट वेक्टर एक्चुअली x जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा जिसके लिए x ट्रांसपोज ax 1 हो जाएगी, तो ये चीज मतलब उसका जो x वेक्टर है उसका नॉर्म 1 है।
ठीक है जी। देखो तो अच्छा, तो हमें वहां पे यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। देखो तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखो ट्राई करो। तो ये जो क्वेश्चन है कि मान लो आपके पास ए दे रखा है, आपको ए दे रखा है 0 6 3 6 3 6 एंड 0 6 6, इस तरह से है ना मैट्रिक्स दे दिया आपको, और आपसे पूछ रहा है कि देन ऑप्शन ए है ए इज पॉजिटिव डेफिनेट, ऑप्शन बी है, ये सिमेट्रिक है ना, तो सिमेट्रिक तो है ही नहीं। एक मिनट, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 3, क्या मैट्रिक्स बना है, एक मिनट, क्योंकि ये तो ओके पॉजिटिव है ना, कोई नहीं, अब ऑप्शन बना देता हूँ। सो ए इज डायगोनलाइजेबल। अच्छा, यहाँ पे ये था it was 663 ये कर देता हूँ, पर चेक करो तो फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा शायद, है ना। एनीवे चलो ठीक है, 663 है ना, तो यहाँ से आ जाएगा इज पॉजिटिव डेफिनेट, ए इज डायगोनलाइजेबल, और ये है तुम्हारे पास द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x ट्रांसपोज ax is 15, ऑप्शन डी 15 is an आइगन वैल्यू। इसको चेक करके बताओ क्या करेक्ट होगा इसमें से। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन एक और लिखता हूं, अब इसको ट्राई करो। तो अभी जस्ट मैंने डेफिनेशन लिखा, पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, उससे रिलेटेड थ्योरम लिखा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखा है, उस पे एक क्वेश्चन है, आप ट्राई करो इसको। दूसरा क्वेश्चन भी लिखता हूं मैं। सो दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन, एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि लेट क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज, तो आपको ये दे रखा है ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको गेट नेट के एग्जाम में मिलेंगे, नेट गेट के। अब ट्राई करके बताइए क्या आंसर होगा।
मतलब ये 3 क्वेश्चन लिखा मैंने, ये क्वेश्चन है आपको ऑप्शन बताना है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑप्शन बताना है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखा है आपको, डिटरमिनेंट पूछ रहा है उसका। सेकेंड वाले का ऑप्शन बी फॉल्स है, बाकी सब ट्रू। अच्छा, सेकेंड में ऑप्शन बी फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। अच्छा ओके, सर थर्ड वाले का 180 आ रहा है। ओके थर्ड वाले का 180 आ गया, तो फर्स्ट वाले में डी ऑप्शन ट्रू है और ए ऑप्शन फॉल्स है। एक मिनट, तो इसमें बी को छोड़ के बाकी सब करेक्ट है, इसमें 180 आ रहा है। हाँ यहाँ पे में डी को ट्रू है, हाँ फिर ए फॉल्स है, ए फर्स्ट में नहीं है। ओके फिर सी वाला ट्रू और बी वाला फॉल्स। तो ये क्या और आइगन वैल्यू निकाला आपने, बाकी आइगन वैल्यू क्या आ रही है, यही हाईएस्ट है। सर बाकी 0 0 आ रही है बाकी। ओके ठीक है, तो 0 0 15 है, तो ये ट्रू हो गया और डायगोनलाइजेबल नहीं है। यस सर। तो उसके लिए है ना हमें देखना पड़ता है डायगोनल की कि आइगन वैल्यू या तो डिस्टिंक्ट हो, डिस्टिंक्ट नहीं है तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल। सर वो दोनों इक्वल नहीं आ रही हैं इसमें, अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक 0 के लिए। ओके तो 0 की जैसे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 हो गई, तो ज्योमेट्रिक है ना 2 आनी चाहिए। यस सर, वो 2 नहीं आ रही थी तो इसलिए। ठीक है तो भाई किसी को डाउट है तो बताओ, मैं सॉल्व करूँ, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, समझ तो आई गया होगा क्या करना है। तो इससे आप मैट्रिक्स बना लोगे, तो यहाँ तक इजी है ए मैट्रिक्स बनाना, क्योंकि है ना 3 यहाँ पे होगा, 6 यहाँ पे होगा और ये -4 है, तो -2 होगा, सिमेट्रिक है ना इसीलिए। वैसे यहाँ पे भी यही करना है, 7 4 7 है ना, तो यहाँ अगर बनाना हो तो ये मैट्रिक्स ए इजीली आ जाएगी, सिमेट्रिक है तो ये 7x1 4x2 7x3, ये हो गया क्वाड्रेटिक जस्ट टर्म के लिए। -2 यहाँ -1x2 -1 -1 x1 x3 x1 x3 -2 -2 फिर -1 -1 है ना, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आ जाएगा, ये मैट्रिक्स आ गया, अब निकाल लो डिटरमिनेंट आप। और यहाँ पे ऐसे ही है, इसमें भी यही करना है। यहाँ पे ट्रिक ये है कि चूंकि है ना ईच रो और ईच कॉलम का सम एक्चुअली 15 है, तो ये आइगन वैल्यूज होगी 15 तो एक होगी ही और बाकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो ये आपका मेनली हमने अभी क्या डिस्कस किया है, सो अभी जो हमने डिस्कस किया जस्ट 2 चीजें डिस्कस की हैं, व्हाट इज ना क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है और ये पॉजिटिव डेफिनिट एंड सेमी डेफिनिट क्या होता है। अब ये आता है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है जी, तो देखो अभी कल हमने एक वर्ड डिस्कस किया था डायगोनलाइजेबल, है ना, और एक और वर्ड आता है ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। ठीक है, और अब आता है तीसरा, आता है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन।
ठीक है, ये 3 चीज है। तो डायगोनलाइजेशन हमने क्या देखा था कि कोई मैट्रिक्स ए है जिसको हम लिख सकते हैं, सो देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P, है ना, यहाँ ये था कि देयर एग्जिस्ट अ P सच दैट कि एक तो डिटर्मिनेंट P नॉन जीरो है एंड P इनवर्स AP डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए, है ना, कि एक ऐसा P मैट्रिक्स मिले जो नॉन सिंगुलर है और जिस P इनवर्स AP D के इक्वल हो जाए। यहाँ पे क्या है कि देयर एग्जिस्ट P सच दैट कि P ट्रांसपोज P इज इक्वल टू I। देखिए इसका डेफिनेशन है ये, P ट्रांसपोज P इज इक्वल टू I, ऑर्थोगोनल। तो एक यहाँ पे जस्ट आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए, आपको मतलब इनवर्टिबल मैट्रिक्स चाहिए ना, तो ऑर्थोगोनल यहाँ पे जस्ट डायगोनलाइजेबल होने के लिए एक आपको जस्ट एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए इस तरीके से कि P इनवर्स AP D हो जाए। तो यहाँ पे आपको पता था D में डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्रीज क्या होती है, A की आइगन वैल्यूज, और P क्या है कि कॉलम्स आर आइगन वेक्टर्स, करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। अब यहाँ आपको क्या चाहिए, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स चाहिए यहाँ पे आपको। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आप बना सकते हो, है ना, जैसे हम जो भी वो ले रहे हैं आइगन वैल्यूज हमारी आएंगी तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो होगा, है ना, अगर डायगोनलाइजेबल होगा तो। सो देयर एग्जिस्ट P सच दैट P ट्रांसपोज P इज I, मतलब मुझे एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स चाहिए तो P के बजाय यहाँ Q लिखता हूं ताकि आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाओ, है ना, या कुछ नया नाम दे सकते हैं हम लोग, Q मैट्रिक्स या कुछ और मैट्रिक्स, है ना, ऑर्थोगोनल नया नाम दे सकते हैं। सो देयर एग्जिस्ट Q सच दैट Q ट्रांसपोज Q I हो जाए, तो मतलब Q इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इस तरीके से कि Q इनवर्स AQ बराबर D। और आपको पता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, Q इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, Q ट्रांसपोज भी, क्योंकि है ना दिस, हाँ क्योंकि आपको पता है दिस इनटू ट्रांसपोज बराबर I है, तो A इनटू B I, तो B इज A इनवर्स, तो यहाँ ट्रांसपोज ही इनवर्स भी है, तो आप ये लिखो या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो और इसको आप ट्रांसपोज कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो Q ट्रांसपोज AQ इज D। तो अगर ऐसा आप लिख पाते हो तो आप ये बोलोगे कि वो ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल है, ठीक। तो होता क्या है, कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, इनफैक्ट एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। आपको एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसके लिए Q ट्रांसपोज AQ D के इक्वल आ जाएगी, या इसी को दूसरे तरीके से लिखोगे तो यही चीज मैं इसी को दूसरे तरीके से लिख सकता हूं कि A बराबर PD P इनवर्स, है ना, यहां से मैं इसी को दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, A बराबर ये Q इनवर्स है, उधर जाएगा तो Q होगा, और D है और Q उधर गया Q इनवर्स इज Q ट्रांसपोज, तो आई कैन राइट दिस। तो अगर मैं A को ऐसा लिख पाता हूं तो ये डायगोनलाइजेबल है, जहां P बस नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर A को मैं ऐसा लिख सकता हूं जहां पे Q ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। तो ये भी थ्योरम है कि एवरी सिमेट्रिक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये भी एक टाइप का डायगोनलाइजेशन कंडीशन ही है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, एक्चुअली वैसे मैट्रिक्स जो मान लो डायगोनलाइजेबल नहीं है या ऑर्थोगोनल डायगोनल नहीं है या जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि ये सब आप बात कर रहे थे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, है ना, क्योंकि जो डायगोनलाइजेबल कांसेप्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अगर कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको मुझे इसी फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम A को लिखते हैं A इज एनी मैट्रिक्स, है ना, A इज एनी मैट्रिक्स इवन नॉन स्क्वायर। तो मुझे इसको लिखना होता है U सिग्मा V ट्रांसपोज। अब ये सिग्मा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, U भी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि वेयर, तो मुझे A को इस फॉर्म में लिखना है, इसी का नाम है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, वेयर सिग्मा इज, ये जो सिग्मा लिखा हमने ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, और इसके डायगोनल पे क्या आएंगे, इसके डायगोनल पे क्या होगा, डायगोनल एंट्रीज, जैसे यहाँ पे D जो है
तो इन सब डी में डायगोनल एंट्रीज क्या है, आइगन वैल्यूज है ए के। यहाँ पे डायगोनल पे क्या होगा, नहीं सिंगुलर वैल्यू। तो मुझे अभी ये डिफाइन करना रह गया कि व्हाट इज आइगन वैल्यू, आप लोग जानते हैं। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर वैल्यू, है ना। तो विथ डायगोनल एंट्रीज होगा, विथ डायगोनल एलिमेंट्स एज सिंगुलर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। सिंगुलर, सिंगुलर वैल्यू क्या होता है तो वो डिफाइन करता हूं मैं। और यू भी क्या है, U and V are orthogonal matrices। तो ये भी अभी मैं आगे थोड़ा डिस्कस करूंगा डिटेल में, अभी जैसे मैं बता रहा हूं कि A क्या होगा, हमारा सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन पर्पस क्या होता है, A मैट्रिक्स को 3 मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में लिखना। यहाँ पे वही कर रहे हैं, A को 3 मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में लिखना। ये A यहाँ P कॉमन है, यहाँ Q कॉमन है, बट यहाँ पे कॉमन नहीं है। U सिग्मा V ट्रांसपोज, U D V ट्रांसपोज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो है ना, तो यहाँ D एक्चुअली पर्पस ये है कि वो D में वहां पे डायगोनल एंट्रीज आइगन वैल्यूज था A का, क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसी के पास सिर्फ आइगन वैल्यू होगा। लेकिन सिंगुलर वैल्यू हर मैट्रिक्स के पास होगा। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इजीली वो आइगन वैल्यू सिंगुलर वैल्यू बन जाएगी। अगर स्क्वायर नहीं है तब भी उसका सिंगुलर वैल्यू निकाला जा सकता है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का भी सिंगुलर वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन क्या है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे U ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, V ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, सिग्मा डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसके डायगोनल पे सिंगुलर वैल्यूज होंगे A के, जो हमें कैलकुलेट करना होता है। U भी हमें ही कैलकुलेट करना होता है। सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोज कहीं भी लिखा होगा तो वहां ये लिखा होगा कि A इज इक्वल टू U सिग्मा V ट्रांसपोज। अब हमारा पर काम होता है U निकालना, V निकालना और सिग्मा निकालना। तो हमें यही फाइंड करना है सिंगुलर डिकम्पोजिशन में। तो पहले मैं डिफाइन करता हूँ सिंगुलर वैल्यू क्या होती है। बताओ किसी को याद है? आइगन वैल्यू सब जानते हैं ना। तो आइगन वैल्यू आपने ये देखा था कि आइगन वैल्यू ये होता है कि जस्ट, है ना, कि लेट A बी अ n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, n क्रॉस n मैट्रिक्स। यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है ना। देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन A माइनस लैम्डा I इज इक्वल टू 0 आर आइगन वैल्यूज। ये जानते हैं आप, आइगन वैल्यूज ऑफ A। तो ये तो डेफिनेशन है आइगन वैल्यू का, जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि A माइनस लैम्डा I का डिटर्मिनेंट को 0 कर दो तो उसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो आइगन वैल्यू A की। मुझे डिफाइन करना है सिंगुलर वैल्यू, सिंगुलर वैल्यू ऑफ A। ये है आइगन वैल्यू ऑफ A, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ डिफाइन किया आइगन वैल्यू, सिंगुलर वैल्यू ऑफ A। बताओ कोई आइडिया है तुम लोगों को सिंगुलर वैल्यू होता क्या है, हाउ टू डिफाइन? किसी को पता नहीं है? पता तो होगा। व्हाट इज द सिंगुलर वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स? यहाँ एनी मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या होगा, लेट A बी M क्रॉस n मैट्रिक्स। यहाँ n क्रॉस n होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्या है n क्रॉस n है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि आइगन वैल्यू सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के पास होती है, सिंगुलर वैल्यू हर मैट्रिक्स के पास होती है। सो व्हाट इज डेफिनेशन, लेट A बी M क्रॉस n मैट्रिक्स। कोई भी ट्राई करो, देख के बताओ, गूगल से देख के बताओ, बुक से देख के बताओ। है ना, चीजें क्लियर होना जरूरी है, चाहे तुम कहीं से सीखो, गूगल से सीखो, बुक से सीखो, टीचर से सीखो, यूट्यूब से सीखो, जहां से भी सीखो। इंपॉर्टेंट है सीखना, ताकि तुम उसको अप्लाई कर सको, चाहे तुम एकेडमिक में हो चाहे एंट्रेंस में हो, वहां पे ना उसको यूज कर सको। तो सीखना जरूरी है। तो मैं पूछ रहा हूँ, समाउ तुम गूगल देख के बताओ, बुक देख के बताओ, क्या मीनिंग है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। लाइक आइगन वैल्यू आप जानते हो, सिंगुलर वैल्यू क्या होती है? The diagonal entries of a matrix and are arranged in descending order. हैं? गूगल पे मतलब नहीं, वो तो नहीं है। हालांकि डायगोनल एंट्रीज सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है। M क्रॉस n मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज का कोई मीनिंग ही नहीं, ये वर्ड मीनिंगलेस हो जाता है। डायगोनल एंट्रीज का सिर्फ मीनिंग है स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में, अदरवाइज नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के पास डायगोनल होता ही नहीं है। ये चीज है।
कोई और ट्राई करो। है ना, तो उससे पहले मैं ये लिख रहा था यहाँ पे कि एवरी जो भी है ना, तो यहाँ पे मैं ये थ्योरम बता रहा था। सर लिखा है आइगन वैल्यू ऑफ रूट टी ट्रांसपोज टी यस, वेयर इज हाँ, मैट्रिक्स। स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज ए। तो अगर ए का मुझे सिंगुलर वैल्यू चाहिए तो m क्रॉस n है, तो ए ट्रांसपोज ए पहले फाइंड करेंगे हम। तो ए ट्रांस मान लो ए m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज ए किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी? ए कोई भी मैट्रिक्स m क्रॉस n की, तो ए ट्रांसपोज ए की ऑर्डर क्या होगी मैट्रिक्स की? M cross M, हम्म, M cross M, m क्रॉस M, m क्रॉस m, हाँ मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी ना। तो a कोई भी m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो a ट्रांसपोज a एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी, तो a ट्रांसपोज a स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो a ट्रांसपोज a की हम आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो एक्चुअली वो जो a ट्रांसपोज a है उसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे, और उस a ट्रांसपोज a के जो आइगन वैल्यूज आएंगे उसका स्क्वायर रूट ले लो। तो वो जो नया नंबर अब आ रहा है वो सिंगुलर वैल्यू है a का। तो क्या करते हैं, अगर मुझे किसी मैट्रिक्स की सिंगुलर वैल्यू चाहिए तो हम a का मुझे सिंगुलर वैल्यू चाहिए, तो मैं a ट्रांसपोज a मैट्रिक्स निकालूंगा, जिसका मैं मान लो b नाम दे देता हूं कि b इज इक्वल टू a ट्रांसपोज a। अब उस a ट्रांसपोज a मैट्रिक्स की मैं आइगन वैल्यू निकालूंगा क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब उसका स्क्वायर रूट लेंगे बाद में, जो आइगन वैल्यूज हैं a ट्रांसपोज a का, उसके जो स्क्वायर रूट आएंगे दैट नंबर्स आर सिंगुलर वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो यहां मैं थ्योरम लिखा था कि एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर डायगोनलाइजेबल as well as orthogonally diagonalizable। ठीक है, orthogonally है ना, ये चीज है। तो जो नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स दैट मे नॉट बी डायगोनलाइजेबल, तो उसके लिए सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन लिख सकते हैं ना। तो यहां पे बस हमारे पास ये है कि है ना, तो मतलब रिमार्क ये है सो नॉन स्क्वायर और नॉन सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक नहीं है मैट्रिसेस है ना, may not have या may not be diagonalizable है ना, in fact are not diagonalizable, या may not नॉन हो सकता है कुछ नॉन सिमेट्रिक जो diagonalizable भी हो जाए, ऐसा लिखता हूं may not be diagonalizable है ना। so may not be diagonalizable but all matrices have singular value decomposition। ठीक है ना। सो किसी भी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आप सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन फाइंड कर सकते हैं, मतलब उसके डिकम्पोज कर सकते हैं उसको आप एज अ u सिग्मा v ट्रांसपोज। ये u है और ये v है। अब क्वेश्चन ये उठता है हाउ टू फाइंड दिस u सिग्मा v। तो सिग्मा तो समझ आ गया आपको, कैसे फाइंड करोगे आप। सिग्मा क्या है, सिग्मा एक डायगोनल मैट्रिक्स होंगी जिसके डायगोनल्स पे क्या आएगा, a का सिंगुलर वैल्यूज आएंगे। तो सिंगुलर वैल्यूज कैसे निकलेगा, पता चल गया कि a का मुझे सिंगुलर वैल्यू चाहिए तो मैं ट्रांसपोज a का आइगन वैल्यूज निकालूंगा, उसका मैं रूट ले लूंगा, तो वो आ गया सिंगुलर वैल्यूज। तो वो सिंगुलर वैल्यूज मेरा सिग्मा के, मतलब जो सिग्मा है वो मुझे मिल गया एक्चुअली। अब u कैसे डिसाइड करना है, v कैसे डिसाइड करना है, और u भी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, तो v एक्चुअली ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स है a का, नहीं a का नहीं, a ट्रांसपोज a का। तो u कैसे मिलेगा, नहीं v कैसे मिलेगा, v मिलेगा एक्चुअली a ट्रांसपोज a का
ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स निकालो आप, तो वहां से u आ जाएगा। और v कहां से आएगा, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना पड़ेगा, टाइम तो खत्म हो गया है ना। तो होता क्या है, लेट A be m क्रॉस n मैट्रिक्स, तो जो B है वो आपका A ट्रांसपोज A होगा और इसका ऑर्डर हो जाएगा, A ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है, एक मिनट, n क्रॉस m होगा ये गलत बताया उस समय, चेक करो तुम लोग ध्यान से नहीं बताते। देखो ये m क्रॉस n है, तुम लोग m क्रॉस m बताए थे, A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ m क्रॉस n है, मैं उसे हो सकता है n क्रॉस m बोला हूँ, हाँ वहाँ हो सकता है n क्रॉस m बोला हूँ, ठीक है। तो ये m क्रॉस m है, m क्रॉस n है, तो अभी यहाँ पे आ जाएगा कितना, n क्रॉस n, ठीक है। तो जो B मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, राइट। तो होगा क्या, तो ये हमारे पास जो B मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है, n क्रॉस n की है। तो लेट लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड सो ऑन, लैम्डा n आर आइगन वैल्यूज ऑफ A ट्रांसपोज A, जिसका नाम मैंने B दिया था। देन अगर ये आइगन वैल्यूज है A ट्रांसपोज A का, देन इसका रूट लगा लो आप, तो रूट अंडर लैम्डा 1 मोर देन इक्वल टू रूट अंडर लैम्डा 2 ये जो होगा, दे आर सिंगुलर वैल्यूज ऑफ A, सिंगुलर वैल्यूज ऑफ A, जिसका नोटेशन ये है एक्चुअली। तो सिंगुलर वैल्यू का जो नोटेशन है वो सिग्मा आई यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ये होगा सिग्मा आई, एंड सिग्मा आई इज रूट अंडर लैम्डा आई, ठीक है। तो ये सिग्मा आई यहाँ पर नोटेशन होगा सिंगुलर वैल्यू के लिए, है ना, फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to up to n, सो दे आर सिंगुलर वैल्यू ऑफ A, ठीक है। तो सिंगुलर वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे किसी मैट्रिक्स का इजीली, पहले ट्रांसपोज A का आइगन वैल्यू निकालो, फिर उसका रूट ले लो, ये है। बाकी फिर आपको जो B है ना, BV बराबर लैम्डा V, तो यहाँ से V आ जाएगा, है ना। हर लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आप क्या करेंगे, V निकाल लेंगे, BVI बराबर लैम्डा I VI, तो V1 V2 Vn आ जाएगा, है ना। मतलब ये हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आ जाएगा, और वो आइगन वेक्टर को आपको बनाना पड़ेगा ऑर्थोनॉर्मल, है ना। तो ऑर्थोगोनल बनाना पड़ेगा। तो ऑर्थोगोनल क्या होता है कि उसका नॉर्म वालों का प्रोडक्ट देख लेंगे, कल देखेंगे। और u कहाँ से आएगा, तो u आता है a vi इज इक्वल टू सिग्मा i u i, तो यहां से u आ जाएगा, और u यहां से आ गया तो u आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। तो u मैट्रिक्स क्या होगा, तो u मैट्रिक्स जो होगा यहाँ पे वो u बराबर हो जाएगा u1 u2 un। तो ये मैंने रफली एक तरीका बता दिया हाउ टू कैलकुलेट uvm सिग्मा i। तो सिग्मा i के लिए वो अब निकाल लेंगे, v क्या होगा, bvi बराबर लैम्डा i vi, तो वहां से v आ जाएगी। फिर u के लिए avi बराबर सिग्मा i ui करेंगे, ठीक है। कल इसको देखते हैं डिटेल में, अभी ये तो लिख दिया ना, और कल तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, फिर जॉर्डन केमिकल फॉर्म रह गया, और उधर इनर प्रोडक्ट स्पेस, और ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। तो ये 4 चीजें हैं, तो अभी एक कल या परसों तक कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो एक कल ये डिस्कस करते हैं इसको, मैं कल सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू एंड गुड नाइट।